टीएमसी विधायक पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी उनसे दूरी बना चुकी हैं। ये बात उन्हें समझ में आ चुकी थी, क्योंकि पार्थ की तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी उनसे फोन पर बात करने को तैयार नहीं हुई। यहां तक कि पार्थ चटर्जी के पक्ष में उन्होंने एक बार भी बयान नहीं दिया। लेकिन फिर भी पार्थ को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री का साथ उन्हें मिलेगा, लेकिन अब ये उम्मीद भी टूट गई है। ममता बनर्जी ने पार्थ पर कड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छीन लिया है। सरकार की ओर से साफ कर दिया है कि पार्थ चटर्जी अब मंत्री नहीं है, उन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पार्थ चटर्जी के पास वाणिज्य और उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय भी था। ये सभी विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिए हैं। पार्थ पर कार्रवाई करते हुए ममता ने कहा कि हमने उनको हटाया है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक सख्त पार्टी है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। ममता ने बड़ी साजिश का संकेत देते हुए कहा कि सारा पैसा एक लड़की के पास से बरामद हुआ है, जिसको बार बार दिखाया जा रहा है। सीएम का इशारा अर्पिता मुखर्जी की ओर था, जिनके घर से 50 करोड़ रुपए और 6 किलो सोने की बरामदगी हो चुकी है। ममता ने कहा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि अगर मेरे लोग दोषी पाए गए तो मैं खुद उन्हें कानून के हवाले करूंगी, चाहे वो एमपी हो या एमएलए, यहाँ तक कि मंत्री ही क्यों ना हो। और आज ममता ने अपने मंत्रिमंडल से पार्थ चटर्जी को हटाकर ये साबित भी कर दिया है। पार्थ के खिलाफ एक्शन को लेकर टीएमसी के अंदर की आवाज उठ रही थी। टीएमसी के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता कुणाल घोष ने साफ कर दिया था कि पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल और पार्टी के सभी पदों से तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही घोष ने ये भी कह दिया था कि अगर मेरा बयान पार्टी को गलत लगता तो पार्टी के पास मुझे भी सभी पदों से हटाने का अधिकार है, लेकिन मुझे पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर पूरा भरोसा है। घोष के बयान से कुछ समय बाद ही टीएमसी की बैठक बुलाई गई और पार्थ को मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला हो गया। फिलहाल उन्हें पार्टी से बाहर करने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया था, जिसमें से 11,000 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं। बावजूद इसके गंगा की जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर मोदी सरकार घिर गई है। ऐसे में अब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे और उन प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार कई दावे करती है और तारीफें बटोरती है। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी के ही एक सांसद ने ऐसा वीडियो साझा किया जिसने मोदी सरकार के प्रोजेक्ट के दावों की पोल खोल दी, और ये प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे। ऐसे में जब ये मामला हाईकोर्ट की नजर में आया तो हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई की और नाराजगी जाहिर की है। प्रोजेक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए नमामि गंगे परियोजना का हिसाब मांगा है। साथ ही नमामि गंगा के डायरेक्टर को भी तलब किया है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों ना यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने मामले में नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक को निर्देश दिया कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में खर्च किए गए अरबों रुपए के बजट का ब्यौरा प्रस्तुत करे। साथ ही पूछा कि गंगा अब तक साफ क्यों नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, अदालत ने आईआईटी कानपुर और बीएचयू की टेस्ट रिपोर्ट को आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। इस मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस मनोज गुप्ता और जस्टिस अजित कुमार की बेंच कर रही है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर वरुण गांधी ने एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरा था। वरुण ने ट्वीट कर कहा था कि गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं है, माँ है। करोड़ों देशवासियों के जीवन, धर्म और अस्तित्व का आधार है माँ गंगा। इसीलिए नमामि गंगे पर 20,000 करोड़ का बजट बना। 11,000 करोड़ खर्च के बावजूद प्रदूषण क्यों? गंगा तो जीवन दायिनी है, फिर गंदे पानी के कारण मछलियों की जानें क्यों गई? जवाबदेही किसकी? जिसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने दखल दिया और सरकार को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है। विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियां इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। विपक्षी दलों के नेताओं के घर, ऑफिस और उनके करीबी ईडी के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट में। जब भी सरकार मुश्किल में होती है वो जांच एजेंसियों की मदद लेती है। उनके सहारे विपक्ष को खामोश करने की कोशिश होती है। सरकार मुश्किल से निकलती है तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई
कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन मोदी राज में तो जैसे जांच एजेंसियों को खुली छूट मिल गई है, लेकिन सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ। अगर कोई विपक्षी नेता दल बदल कर बीजेपी में आ जाए तो उसके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में भी डाल दी जाती है, जबकि विपक्षी दल के नेताओं पर तो संदेह मात्र पर ही बड़ी कार्रवाई हो जाती है। घंटों तक उनसे पूछताछ चलती है। इसे लेकर अब विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी जैसे मामलों ने विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष ने सवाल किया है कि क्या ये महज संयोग है कि इन एजेंसियों की सबसे ज्यादा सक्रियता उन मामलों में ही देखने को मिल रही है जिसमें गैर बीजेपी दल के नेता या फिर मंत्री शामिल हैं। वहीं हाल के कई मामलों को देखते हुए टीएमसी ने कहा कि इन एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाने की केंद्र और बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस मामले में अदालतें भी कुछ काम नहीं कर सकती, इसलिए अदालत में जाना समय की बर्बादी है। इसका मुकाबला राजनीतिक तौर पर ही किया जा सकता है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर रहे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। फारूक अब्दुल्ला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हो चुकी है। हाल में शिवसेना सांसदों संजय राउत और अनिल परब से भी पूछताछ की गई है और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की हिरासत में है। विपक्ष ने इन्हीं मामलों को लेकर एजेंसियों के साथ केंद्र और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सब से लड़ने के लिए अब विपक्ष की क्या होगी रणनीति, ये देखना खास रहेगा। कांग्रेस सांसद अधीर के मीडिया में दिए गए एक बयान को लेकर आज दिन भर हंगामा मचा रहा, संसद के अंदर भी और बाहर भी। अधीर रंजन ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और माफी भी मांग ली, लेकिन बीजेपी अधीर को माफ करने को तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर अधीर के तेवर सख्त हैं। उनका कहना है कि माफी वो बीजेपी से नहीं राष्ट्रपति से मांग रहे हैं। बीजेपी से तो हरगिज नहीं मांगेंगे, माफी बीजेपी को मांगनी चाहिए, जो आचरण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ किया उसके लिए। तो आज दिन भर अधीर के बयान को लेकर कैसे मचा रहा हंगामा, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते समय फिसल गई और देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। अधीर रंजन ने तुरंत ही माफी भी मांग ली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो राष्ट्रपति से मिलकर व्यक्तिगत रूप से भी माफी मांगने को तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने समय भी मांगा है। अधीर ने सफाई भी दी कि हिंदी का कम ज्ञान होने के चलते उनसे भूल हो गई, लेकिन बीजेपी अधीर नहीं सोनिया गांधी की माफी की मांग कर रही है। इसे लेकर उसने आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, जब संसद की कार्यवाही ठप हुई और सोनिया गांधी बाहर निकली तो उन्हें बीजेपी सांसदों ने घेर लिया। दरअसल सोनिया गांधी जब लोकसभा से बाहर निकली तो उनकी नजर बीजेपी सांसद रमा देवी पर पड़ी। लोकसभा में जब हंगामा मच रहा था उस समय रमा देवी ही अध्यक्ष की आसंदी पर बैठी थी। सोनिया गांधी ने सवाल किया कि मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी सांसदों ने इसे लेकर सोनिया गांधी को घेर लिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं उस समय वहां थी। महुआ ने कहा, बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी को लकड़बग्घों की तरह घेर लिया। वो लोग चिल्ला रहे थे। ऐसे में 75 साल की एक मास्क लगाए हुए महिला भला एक से कैसे भिड़ सकती है। जिस तरह से बीजेपी के सांसद चिल्ला रहे थे, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मैं कांग्रेस अध्यक्ष को बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डरती नहीं हूँ। कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई सांसदों और मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि सोनिया गांधी को नुकसान भी पहुंच सकता था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं के इस व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट किया। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या लोकसभा अध्यक्ष इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? जयराम ने कहा कि राज्यसभा में कुछ भी हो रहा है, वित्त मंत्री को शून्यकाल में बोलने की इजाजत नहीं। फिर सदन के नेता को प्रश्नकाल में अपना पक्ष रखने दिया गया। सभापति को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अफसोस मैंने सुझाव दिया कि सभी विपक्षी सांसदों को निलंबित कर देना चाहिए, जैसे गुजरात विधानसभा में होता था।